रजनी से खान की मुलाकात कितने ही दिनों के बाद हुई थी। उसी की ज़बानी उसे इल्म हुआ कि मशरकी पाकिस्तानी फौज के कुछ अफसर भाग कर वहां आए हुए हैं और उनमें से कुछ रॉ के मरकजी दफ्तर में तोड़ फोड़ की तरबियत भी हासिल कर रहे हैं। इन अफसरान का दिल बहलाए रखने और उन्हें भारत का दोस्त बनाए रखने के लिए उनमें से हर एक के साथ रॉ की तरबियत याफ्ता या ज़ेर तरबियत एक एक लड़की को भी चिपका दिया गया है। उस रोज जब खान पहली मर्तबा रजनी को मोटरसाइकिल के पीछे बिठाकर वसंत विहार रॉ के ट्रेनिंग स्कूल में छोड़ने गया तो दरवाजे से अचानक ही उसने रजनी के साथ एक बंगाली अफसर को नमूदार होते देखा, जो उसे देखते ही गोली की तरह सीधा उसी की तरफ आया। रजनी ने मेजर कबीर कहकर उसका तारुफ अपने भाई से करवाया और बजिद हुई कि खान अंदर आए, लेकिन खान अंदर ना आया। उसने जरूरी काम का बहाना कर दिया। इस तरह 2-3 मर्तबा वो रजनी को छोड़ने के बहाने यहाँ तक आया और उसके बजिद होने पर भी अंदर न गया। आखिर वो कोई कच्चा काम तो करना नहीं चाहता था। चंद ही रोज बाद एक दिन तीनों ने इकट्ठे फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया और रजनी ने खान को दरखास्त कर दी कि वो उसे दफ्तर से ले आए। किशोर से मोटरसाइकिल मुस्तार लेकर वो रॉ के दफ्तर पहुंच गया। रजनी ने गेट पर ही उसकी आमद की रिपोर्ट कर रखी थी। एक सिक्योरिटी गार्ड उसे बड़े एहतराम से एक सजे सजाए कमरे में ले गया। कमरे के एक कोने में उसे वही मेजर शराब पीता नजर आया। खान ने इस तरह नजरें फेर ली गोया उसे जानता ही नहीं। रजनी ने इंटरकॉम पर उसे बताया कि वो 10-15 मिनट बाद कॉमन रूम में आ जाए। अब ये टाइम उसे बहरहाल उस मेजर के साथ गुजारना था जिसने खान को पहचान कर अचानक ही उसके नाम का नारा लगाकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया था। मेरा नाम मेजर कबीर है और मेरे नाम का तो आपको इल्म हो ही गया होगा। खान ने अपना लहजा खासा संजीदा कर लिया था। मेजर कबीर बोला, हाँ रजनी आपकी बहुत तारीफ करती रहती है। खान ने मुस्कुराते हुए कहा, पछताएगी एक दिन, मेरी तारीफ करने वाला कभी खुश नहीं रहता। जवाब में कबीर ने भी बेहुदा अंदाज में हंसना शुरू कर दिया। खान को तो उसकी मौजूदगी ही खल रही थी, लेकिन वो अपने बिजनेस के उसूल पर बड़ी सख्ती से कारबंद था। उसके जाती जज्बात यहाँ कुछ मानी नहीं रखते थे। खान ने गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाया। कौन सा शहर था आपका? वो बोला, खुलना। मैं उधर खुलना के नजदीक एक गांव का रहने वाला हूँ। उसने खान को बताना शुरू कर दिया। खान ने उसे टटोलना चाहा। आपने बड़ी दलेरी दिखाई बांग्लादेश के लिए। आप क्या कर रहे हैं? सुना है पाकिस्तानी फौज बहुत मजबूत है। वो बोला, मिस्टर कुमार, मेरा ताल्लुक भी इसी फौज से रहा है। वाकई वो बहुत बहादुर फौज है, लेकिन हमारी प्लानिंग इतनी जबरदस्त है कि उससे 100 गुना ज्यादा बहादुर फौज भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप नहीं जानते कि हर बहादुर आदमी की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है। उसने शराब के पैग से एक घूंट भरा। खान खामोश रहा। वो उसे ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका देना चाहता था ताकि हकायक ज्यादा से ज्यादा उगलवा सके। वो खामोशी और इन्हिमाक से मेजर कबीर को देखता रहा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हर बहादुर आदमी की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है कि वो बूढ़ों, बच्चों और औरतों पर हाथ नहीं उठाता। और मिस्टर अरुण कुमार, यही हमारे हथियार हैं। हमारी हिकमत अमली यही है कि हमने उनकी इस कमजोरी की आड़ में खुद को छुपा कर रखना है और हमारे इस हमले का तोड़ पाकिस्तानी फौज के पास नहीं है। वैसे यूं भी अनदेखे दुश्मन का मुकाबला कौन कर सकता है? उसने एक लंबा घूंट भरा और हिचकी लेकर खान की तरफ झुक गया। खान को उससे कराहत आने लगी। शराब की बदबू के भभूके उसके मुंह से उठ रहे थे, लेकिन खान ने अपने चेहरे पर नागवारी का कोई तासुर न उभरने दिया। वो हमतन गोश उसकी गुफ्तगू सुन रहा था। मैं ज्यादा बातें नहीं करता कुमार, तुम खुद ही सब कुछ देख लोगे। इस खेल को अब खत्म ही समझो मिस्टर कुमार। बस चंद दिनों की और बात है, फिर हम होंगे और हमारा बांग्लादेश होगा। खान ने कहा, एक बात तो बताओ मिस्टर कबीर, अगर दुनिया को इस बात का पता चल गया कि ये सब कुछ भारत ही के इशारे पर हो रहा है तो हम बैनुल अक़वामी दुनिया में बदनाम हो जाएंगे। हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। उसने कबीर को मजीद कुरेदना चाहा। वो बोला, कुमार जी, मुझे तो आपके हिंदू होने पर शक है। मैं नाम ही का सही बहरहाल मुसलमान हूँ और चंद महीने आप ही के हम कौम लोगों में गुजारने के बाद ये जान गया हूँ कि ज़मीर नाम की कोई शय हमारे यहाँ नहीं पाई जाती। बड़ी शर्मिंदगी किस बात की? ये तो सियासत का खेल है, मुनाफिकत और झूठ का खेल। ये दुनिया इसी की है मिस्टर कुमार, जो ज्यादा सफाई से ज्यादा बेहतर तरीके से झूठ बोल सके और उसे सच साबित करके दिखा दे। शराब का खाली पैग एक तरफ रखकर उसने सिगरेट सुलगा लिया। मिस्टर अरुण कुमार, अगर थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान ही ली जाए तो भी तो आपको इल्म तो होगा ही, क्योंकि आपकी बहन भी इसी दफ्तर में काम करती है।
बैन अल-अक़वामी सतह पर जो लोग ये काम कर सकते हैं उन पर हमने पहले ही जाल फेंक दिया है। मिस्टर कुमार, पाकिस्तान के हर सिफारत खाने में हमारी लड़कियां पहुंच गई हैं। बांग्लादेश की हर वो छावनी जहां बंगाली यूनिटें क़याम पजीर हैं, वहां रॉ की तरबियत याफ्ता एजेंट औरतें अपना काम कर रही हैं। मिस्टर कुमार, उसकी आवाज अब नशे में डगमगाने लगी थी। ये बड़ी जहरीली लड़कियां हैं, नागिन है नागिन, जिस पर एक मर्तबा फूंक दें वो उसके जहर से बच नहीं सकता। खान ने महसूस किया जैसे मेजर कबीर खुद भी किसी ऐसी ही नागिन का शिकार होकर रॉ के उस दफ्तर तक पहुंचा हो। आखिरी फिक्रा बोलते हुए उसका लहजा खासा गंभीर हो गया था। अच्छा, मुझे जाना होगा, रजनी मेरा इंतजार कर रही होगी। खान ने महसूस किया था कि अब ये आउट हो जाएगा। मेजर कबीर ने उसके देखते ही देखते चौथा पैग भी तैयार कर लिया था। मेजर कबीर उसे रोकता ही रहा, लेकिन खान उसके खुलूस को ठुकरा कर आ गया। कॉमन रूम के बाहर ही उसे रजनी नजर आ गई। उसने छुटते ही पूछा, कहाँ रह गए थे आप? खान ने बोरियत जाहिर की, जहन्नम में। वो तुम्हारा बंगाली दोस्त मिल गया था। वो बोली, अरे भैया आहिस्ता बोलो, भगवान के लिए कहीं कोई सुन न ले। खान ने कहा, ये तो है भाई, तुम इंटेलिजेंस वाले, आखिर उन्हें मुफ्त की रोटियां खिलाने से तो रहे। वो बोली, अच्छा छोड़िए इस बकबक को, सुबह से रात तक यही सुनना और करना पड़ता है। कम से कम आप तो इस मौजू को ना छेड़ा करें। रजनी ने गुफ्तगू से अपना पीछा छुड़ाना चाहा। खान ने कहा, देखो भाई, मुझे तो वैसे भी इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन अपनी बहन जो इस गोरख धंधे में फंसी है तो उससे गैर ताल्लुक तो नहीं रहा जा सकता ना। रजनी ने कानों में उंगलियां ठूंस ली। फिर वही बात। दोनों बड़ी बेतकल्लुफी से चलते हुए दरवाजे से बाहर आ गए। दरवाजे पर मुतय्यन गुरखा गार्ड ने आज फिर खान को बड़ी हसद भरी निगाहों से देखा। रजनी को साथ लेकर वो घर चला आया। मोटरसाइकिल किशोर को शुक्रिया के साथ वापस करके वो तीनों, रमा, रजनी और खान, सिनेमा हाउस की तरफ रवाना हो गए। फिल्म नई थी और खासी दिलचस्प भी, लेकिन खान के लिए तो इसमें कोई भी दिलचस्पी बाकी नहीं रही थी। उसे तो एक ही सोच खाई जा रही थी, मुस्तकबिल की सोच। जब वो चश्मे तसव्वुर से अपने मशरकी पाकिस्तान की मौजूदा हालत पर नजर डालता तो उसकी नसें टूटने लगती, उसे अपना दम घुटता महसूस होने लगता। बस एक उम्मीद थी कि जो कभी कभी उस घोर अंधेरे में उसके लिए शम्मा बनकर उजाला फैलाने लगती। वो सोचता, आखिर सभी बंगाली तो ऐसे नहीं, और फिर दूसरे ही लम्हे उसके दिल से हुक सी उठने लगती। आखिर ऐसे वो कितने ही लोग हैं, आटे में नमक के बराबर भी उनकी तादाद नहीं। उनके भाई बंद ही उन्हें मार डालेंगे। वो खुद को मुतमईन करने के लिए अपने आप से कहता। रजनी के अंदर सोई हुई औरत को उसने भाई का प्यार देकर ही जगा दिया था। खान महसूस करने लगा था कि वाकई रजनी उसे अपना सगा भाई तसव्वुर करने लगी थी। वो उसकी जरूरियात का इतना ख्याल रखती थी, उसको इतना एहतराम देती थी कि खान को घबराहट सी महसूस होने लगती। वो सोचता, आखिर तो उसे अपने मुल्क वापस चले जाना है, जाने कब उसे अगला हुक्म मौसूल हो और वो अपना बोरिया बिस्तरा गोल कर जाए। तब रजनी और रमा पर क्या गुजरेगी। खुद वो लाशौरी तौर पर रमा के इतना करीब आ चुका था कि अब वहां से वापसी का तसव्वुर ही उसके लिए जानलेवा था। उनके एक हमसाए जिनके यहाँ टेलीफोन भी मौजूद था, यहाँ से घर शिफ्ट करके जा रहे थे। खान ने पिछले 8-10 रोज से सुहाय को उनके पीछे लगाया हुआ था कि उन लोगों से टेलीफोन खरीद लिया जाए। उस रोज जब वो लोग फिल्म देखकर घर वापस आए तो खान के लिए खुशखबरी मौजूद थी कि मिसेस सुहाय ने 2000 रुपए पर सौदा तय करवा दिया है। इस दौरान उन लोगों ने एक और आइटम भी सप्लाई कर दी थी और घर में इतना मुनाफा आने लगा था कि अब ये सब कुछ घर के लिए जरूरी समझा जाने लगा। किशोर और आशा ने तो अभी से बहुत कुछ सोचना शुरू कर दिया था। खान का ये मामूल बन चुका था कि वो 3-4 रोज बाद किसी न किसी बहाने रजनी के दफ्तर का चक्कर जरूर लगा लेता था। रजनी की सहेलियां और उसके दोस्त अब खान को रजनी के भाई की हैसियत से जानने लगे थे। रजनी इस दफ्तर की हर दिल अजीज शख्सियत थी। यही वजह थी कि उसके साथियों ने खान को हाथों हाथ लिया। खान ने अपनी आंखों से यहाँ भी गद्दार भगोड़ों को तरबियत हासिल करते देख लिया था। ये उसका कमाल था कि उसने उन लोगों की तस्वीर भी हासिल कर ली थी और किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी थी। फिर ये तस्वीर भी उसके मुल्क में महफूज हाथों तक मुंतकिल हो गई। उस रोज वो रजनी बहन से मिलकर घर वापस लौटा था जब थोड़ी देर के बाद उसके लिए टेलीफोन आ गया। इन 3-4 माह में उसने दिल्ली में 5-7 ऐसे दोस्त बना लिए थे जो उसे फोन कर सकें। इस तरह वो अपनी दानिस्त में घर वालों को भी किसी किस्म का शक करने का मौका देना नहीं चाहता था। टेलीफोन उसने खुद ही उठाया था। दूसरी तरफ अरुण कुमार के लिए ही फोन था। जब खान ने बताया कि वही अरुण कुमार है तो जवाब में जो नाम फोन करने वाले ने बताया उस पर वो खासा मोहतात हो गया। उसने टेलीफोन का ये चक्कर ही इसीलिए लगाया था कि बजाय खुद फोन करते रहने के यहीं पर मासूमाना अंदाज में पैगामात वसूल कर लिया करे। दूसरी तरफ बोलने वाले ने अपना इत्मीनान करने के लिए खान से कोड वर्ड्स का तबादला किया और जब उसे यकीन हो गया कि वाकई उसका मुखातिब अरुण कुमार ही है तो उसने खान तक ताज़ा अहकामात पहुंचा दिए। अब उसे
3 روز بعد اگلے مشن پر روانہ ہونا تھا۔ اگلے روز رما کی بنائی ہوئی پینٹنگز کی نمائش تھی۔ رما تو اس کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ یہ بھی خان ہی تھا جس نے اس سے زبردستی یہ سب کچھ کروا لیا تھا۔ یہ نمائش اس کے کالج میں ہی لگی تھی۔ دونوں اکٹھے ہی کالج پہنچے تھے۔ اس روز خان نے محسوس کیا کہ رما واقعی کوئی غیر معمولی لڑکی ہے۔ خدا جانے یہ اس کی محبت کا اثر تھا یا پھر رما کے اندر موجود آرٹسٹ کی کرامت کہ خان بھی ان تصاویر پر ایک نظر ڈال کر تو دنگ ہی رہ گیا۔ حالانکہ یہ سب پینٹنگز رما نے اس کے سامنے اس کی موجودگی میں ہی تیار کی تھی، لیکن آج جب انہیں باقی آرٹسٹوں کی بنی ہوئی پینٹنگز کے مقابلے میں لگایا گیا تو ان کی انفرادیت چیخ چیخ کر اپنے بنانے والے کی عظمت کی گواہی دے رہی تھی۔ خان کو یوں محسوس ہوا جیسے فضاؤں میں موجود سارا حسن رما کی انگلیوں کے راستے کینوس پر پھیل گیا ہو۔ وہاں موجود ہر شخص رما کی تعریف کر رہا تھا۔ ہر نوجوان اپنی پینٹنگز کی طرح خوبصورت اس آرٹسٹ لڑکی سے 2 باتیں کرنے کا متمنی تھا، لیکن وہ سوائے خان کے کسی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ خان نے وہاں کئی آنکھوں میں اپنے لیے رشک اور حسد کے ملے جلے جذبات موزن دیکھے۔ اسے خود پر فخر ہونے لگا کہ رما جیسی لڑکی اس کی محبوبہ ہے۔ احساس تفاخر سے اس کے اندر ایک عجیب اور پراسرار سی تمانیت کا احساس ابھرا۔ اس لمحے خان نے سوچا زندگی کا سارا لطف اسی پراسراریت کا مرہون منت ہی تو ہے جو ایک خاص نوعیت کی بے یقینی کی صورت سے جنم لیتا ہے، اور نگاہوں سے آگے بے یقینی کی دھند اگر صاف ہو جائے تو حقیقت ہمیشہ مایوس کن انداز میں ہی ظاہر ہوتی ہے۔ اسی لیے تو ہماری مجسم اور مجرد دونوں طرح کی شخصیتیں کبھی بھی اس المناک صورتحال سے دوچار نہیں ہوتی جس سے موت یا مایوسی کا روایتی تصور وابستہ ہو۔ اسی روز جب سپہر کے بعد وہ رما کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے جمنا کے کنارے ایک خوبصورت تفریح گاہ میں زندگی کے حسن سے لطف اندوز ہو رہا تھا تو اسے یہ ادراک بھی ہوا کہ جدائی اور موت ہی زندگی کا سب سے بڑا المیہ نہیں ہے۔ اس نے سوچا دراصل زندگی ہی زندگی کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ زندگی کا آغاز تو دمیدہ کلیوں کی صورت میں ہوتا ہے، دھلے دھلائے پھول چہرے، جسم و روح حالات و واقعات کی خراشوں سے پاک صاف، اور مستقبل کے پہاڑوں کے دامن میں رواں دواں زندگی کی چاندی جیسی لکیر جس میں کوئی خم دکھائی نہیں دیتا۔ ہم خوش و خرم ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اس کے کنارے کی جانب بڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ہاتھوں سے ہاتھ جدا ہونے لگتے ہیں، قدموں کے زاویے ٹیڑھے ہونے لگتے ہیں، حیات نئے دائرے بنانے لگتی ہے، یادوں کی ریت پر چہروں کے بننے مٹنے کا عمل تیز اور پھر تیز تر ہونے لگتا ہے۔ وہ دونوں دریا کے کنارے پتھروں پر بیٹھ گئے۔ دونوں نے پائنچے اوپر چڑھا رکھے تھے اور پانی میں پاؤں لٹکائے ایک دوسرے میں گمسم بیٹھے تھے۔ رما کبھی کبھی کوئی کنکر پانی میں پھینکتی تو وہاں دائرے سے بننے اور مٹنے لگتے۔ دائرہ حرکت میں آتا تو خان کو ماضی کی کہانی متحرک تصویروں کی صورت میں اس میں نظر آنے لگتی۔ وہ چند لمحوں میں پوری زندگی بسر کر جاتا۔ تصورات کی پرچھائیوں پر جب حقائق کی تلخیاں غلبہ پانے لگتی تو اسے یاد آنے لگتا کہ بالآخر رما اس سے چھٹ جائے گی، اور یہ خیالات ہی خان کو یوں لگتا جیسے کوئی چیز اس کے اندر مر گئی ہو۔ یہ مراجعت کا لمحہ ہوتا۔ ممکن تھا کہ لمحہ طویل ہو کر اس کے روحانی ارتقاء کے تسلسل کو توڑ ڈالتا جب رما نے اسے اپنی طرف مخاطب کر کے حالات کے تانے بانے سے باہر کھینچ لیا۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ صبح سے کیا سوگواری خود پر طاری کر رکھی ہے آپ نے؟ خان نے کہا کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، بس ایسے ہی آج کچھ۔ اسے ڈھنگ کی بات سوجھ ہی نہیں رہی تھی، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اسے کیا جواب دے۔ رما بس کسی وقت ایسے ہو جاتا ہے، تم تو جانتی ہو نا، جیسے وقت ایک سا نہیں رہتا، اس طرح انسان کا موڈ بھی ایک طرح کا نہیں رہتا۔ وہ خاموش ہو کر پھر دریا کے تڑپتے پانی کو گھورنے لگا تھا۔ رما نے اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا، ارون کمار جی آپ کچھ نہ بتائیے، لیکن جمنا سب کچھ جانتی ہے۔ دریا کے پانی سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے کمار جی۔ میں جب کبھی اداس ہوتی تھی تو یہیں انہی پتھروں پر آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اس جگہ مجھے ایک سنیاسی نے بہت راز کی بات بتائی تھی جس کے بعد سے میں نے اداس ہونا ہی چھوڑ دیا۔ خان چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ کیا؟ وہ بولی، اس نے کہا تھا کہ دریا کے اندر بھی ایک پیغام چھپا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کا پانی یہی کہتا ہے کہ وقت بجائے خود کوئی وجود ہی نہیں رکھتا۔ خان نے اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلی سے چھو کر اپنی طرف مخاطب کیا۔ ہاں رما، تم بھی دریا کی ہی مانند ہو۔ تم میرے ذہن میں دریا کی طرح ایک ہی وقت پر ہر جگہ موجود رہتی ہو، جیسے دریا اپنے منبع پر، اپنے دھانے پر آبشار کی صورت، اور پتن پر اپنی امواج میں، سمندر پر، پہاڑوں پر، غرض ہر جگہ اپنا وجود برقرار رکھتا ہے اور اس کے لیے وقت صرف حال کی صورت میں موجود رہتا ہے۔ اس طرح تمہاری محبت پر بھی نہ ماضی کا سایہ ہے نہ مستقبل کی پرچھائیاں، بس تمہاری محبت کا دریا بھی میرے اندر بہتا چلا جا رہا ہے۔ اب تو میں اس کی طغیانیوں میں بہہ کر اس کا ایک حصہ بننے لگا ہوں رما۔ اس کی آواز کچھ بوجھل ہونے لگی تھی۔ خود رما بھی خاصی سوگوار ہو چلی تھی۔ جذبات کی شدت
शिद्दत से खुशियां और गम दोनों ही लौ दे उठते हैं। दोनों इस बात पर यकीनन मुतमईन थे कि इतने हसास होना भी बहरहाल भरपूर जिंदगी की अलामत है। रमा ने पहले लाशऊरी तौर पर और अब मुकम्मल शऊर और इदराक के बाद खान को अपनी ढाल समझना शुरू कर दिया था। उसने जिस शहजादे की आमद का ख्वाब देखा था वो उसकी जिंदगी में अब मुजस्सम हकीकत की शक्ल में आ नमूदार हुआ था। वो पैदाइशी आर्टिस्ट लड़की थी, बहुत नाजुक ख्याल और हसास। वो चीजों को मुकम्मल वाकफियत के साथ महसूस किया करती। उसने खान को भी अपने तमाम तर महसूसात के साथ चाहा था। उसके मजहब और माशरे ने उसे पतिव्रता का जो तसव्वुर दिया था वो खान को उस पर पूरा उतर कर दिखाना चाहती थी। उसने अपने दिल के माबद में किसी बहुत ही महफूज और मुतबर्रक मकाम पर खान का बुत सजा लिया था और अब इस पूजा ही से अपना जीवन बलिदान करना चाहती थी। ये बात उसके दिल में जागुज़ीन हो चली थी कि खान जल्द या बदेर उसका पति बन जाएगा। उसका धर्म था कि जिस तरह टूट कर वो अरुण कुमार को पूजती है, अगर भगवान कृष्ण को भी पूजे तो वो भी किसी न किसी रूप में दोबारा जमीन पर जन्म लेकर उसके पास चला आए। उसे अपनी मोहब्बत पर इतना ही यकीन था जितना अगले रोज सूरज के तुलू और फिर गुरूब होने पर। उसके जज्बे की यही शिद्दत खान को अंदर से तोड़ने लगती। वो सोचने लगता कि जब अचानक इस लड़की को इल्म होगा कि इससे मोहब्बत की बजाय फरेब किया गया था और जिसे वो अब तक जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत समझती आई थी वो तो एक शराब से ज्यादा कुछ नहीं था, तब उस पर क्या गुजरेगी। रमा एक बात बताओ। उस रोज उसने रेतीले साहिल पर पैरों के निशान छोड़ती रमा को अचानक ही रोककर उसके दोनों कंधे थाम कर अपनी तरफ मुखातिब किया और उसकी गहरी झील जैसी आंखों में झांक कर दरियाफ्त किया, अगर मैं हिंदू न होता तो भी तुम मुझसे इसी तरह मोहब्बत करती। अपने सवाल पर वो खुद भी एक मर्तबा तो गड़बड़ा गया। न जाने किस ताकत ने ये सवाल उसके मुंह से उगलवाया था। उसने देखा रमा की समंदर आंखों में कोई बेचैनी की लहर नहीं दौड़ी, उसके शांत चेहरे पर कोई रंग नहीं बदला था। वो उसी तरह पुरसुकून थी जिस तरह उसके हाथों से कैनवस पर मुंतकिल होने वाली लड़कियों के पोर्ट्रेट। अरुण, मुझे तो ये इल्म नहीं कि मेरे जज्बे की शिद्दत में कहाँ ऐसी कमी रह गई है जो तुमने मुझसे ये दरियाफ्त किया है, लेकिन शायद तुम जल्द महसूस कर लोगे कि अब मैं उस मंजिल से गुजर चुकी हूँ जहाँ इंसान की अपनी कोई हैसियत, कोई सोच बाकी रह जाती है। मैं तो अब खुद को तुम्हारी जात का एक हिस्सा जानने लगी हूँ। मेरी जात तो अब कुछ रही ही नहीं। मुझे इससे क्या कि तुम कौन हो कौन नहीं हो, बस मुझे तो तुम्हारा साया बनकर तुम्हारे साथ रहना है, धूप में भी, छाँव में भी, उजाले में भी और अंधेरे में भी। और अगर जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आ ही गया जब हमें अपनी शनाख्त तलाश करना पड़ी तो इस सफर पर आप अकेले ही जाएंगे। मैं तो आप ही को अपनी पहचान जानती हूँ। उसके लहजे में एक ठहराव, एतमाद और वक़ार था, ऐसा लहजा जो दिल की गहराइयों में सच की तरह उतरता चला जाए। उस रोज खान को एहसास हुआ जैसे नादानिस्तगी में उस लड़की से टकरा कर उससे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह सरजद हो गया हो। बहरहाल उसने सोचा अब तो उसे खुद को हालात के बहाव पर फेंक देना होगा, जाने अगला झोंका उसे कहाँ ले जाए। उसने आज तक अपने अंदर लाख ख्वाहिश पैदा होने के बावजूद रमा के जिस्म को छू कर भी नहीं देखा था, लेकिन उस रोज आलम वारफ्तगी में जाने वो होशो खिरत की कितनी मंजिलें उबूर कर गया। शायद ये उसकी जिंदगी का कमजोर तरीन लम्हा था जब उसने तड़प कर रमा की धड़कनों को अपने दिल में समो लिया। सूरज दोनों के अकब में जमुना के पानियों में उतरने लगा था। दिन भर के थके हारे पंछी डारों और कतारों की सूरत दरियाई लहरों पर कांपती सूरज की किरणों के बीचों बीच परवाज करते अपने अपने आशियानों की तरफ गामजन थे। खून की बढ़ने लगी थी। रात ने उजाले अपने दामन में निगलने शुरू कर दिए थे। दोनों बहुत दूर तक पैदल चलते चले गए, एक दूसरे का हाथ थामे हुए। दोनों ही का दिल यही चाहता था कि वक्त की नब्जें थम जाएं और जिंदगी यहीं साकित होकर रह जाए। काफी दूर जाकर उन्होंने टैक्सी पकड़ी। उस वक्त शाम उतर रही थी जब वो घर वापस पहुंचे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।